हेलो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो में सॉल्व करते हैं इरिडोव की प्रॉब्लम 1.81 को। तो क्वेश्चन में कुछ ऐसा दिया है, मैं आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे शो कर दूंगा। प्रिज्म 1 ऑफ मास m1 एंड विद एंगल अल्फा। मैं डायग्राम ही बना देता हूं सीधे इसका। इस तरीके से बना रखा है, इसको बोल रखा है प्रिज्म 1 और इसके लिए एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा दे रखा है। यहाँ पे हमको एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का बेसिकली ये प्रिज्म में पूरी एक चीज है और हमको दे रखा है कि उस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास m1 है। सॉरी, इसका प्रिज्म का मास m1 है और बार जो रखा है इसका मास m2 है, इसको 2 बोला है, इसका मास भी दे रखा है m2। फ्रिक्शन बोल रखा है कि भाई सारी फ्रिक्शन को आप नेग्लिजिबल मानिए और आप मुझको बता दीजिए व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ प्रिज्म। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ प्रिज्म, ये हमसे पूछ रहा है। सिंपल सा सवाल है, इसको सॉल्व करते हैं। इससे मिलता जुलता ही एक सवाल अगर आपको प्रैक्टिस करना हो तो ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में एच सी वर्मा वाली बुक किताब में लास्ट सॉल्व एग्जांपल में चली जाएगा, वो क्वेश्चन भी इससे मिलता जुलता है। चलिए अच्छा, फिलहाल इस क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, अब देखिए होगा क्या, हमसे पूछ रहा है कि m1 का एक्सेलरेशन क्या होगा। अच्छा, अगर m1 को यहाँ पे फिक्स किया गया होता तब तो ये कहीं जाता नहीं, सिर्फ m2 नीचे आता। बट चूंकि ऑल द सरफेसेस आर फ्रिक्शनलेस तो होगा क्या कि जब ये नीचे आएगा तो m1 हमारा किधर आएगा, पीछे को जाएगा। m1 हमारा किधर जाएगा, पीछे जाएगा। ये नीचे आएगा, ये पीछे को जाएगा। क्योंकि अभी थोड़ा अगर आप सोच पाए तो एक नॉर्मल रिएक्शन इस पे इस तरफ लगेगा, इस नॉर्मल रिएक्शन के किस कंपोनेंट की वजह से ये आगे की तरफ चला जाएगा, इस तरफ को। तो चलिए सपोज मैंने इसका एक्सेलरेशन मान लिया a1, इस तरफ को पीछे की तरफ जा रहा है। अच्छा, अगर आप ग्राउंड से m2 को देखिए, ग्राउंड से अगर आप m2 को देखिए तो m2 का मोशन आपको कैसे दिखेगा भाई। m2 जो है वो इंक्लाइन प्लेन पे या प्रिज्म पे नीचे की तरफ भी आ रहा है और साथ ही साथ इस तरफ भी जा रहा है। तो ग्राउंड से देखने पे m2 का जो मोशन होगा वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, मतलब स्टिल उसको डील किया जा सकता है। बट अच्छा हो कि अगर मैं इस प्रिज्म पर बैठकर ही m2 का मोशन देखूं, तो अगर मैं प्रिज्म पर बैठकर ही m2 का मोशन देखूंगा तो लॉजिकल सी बात है भाई, मुझे तो m2 नीचे जाता हुआ दिखाई देगा, जिसको मैंने बोल दिया a2। बट ध्यान रखिएगा a2 कौन सा एक्सेलरेशन है, a2 इज एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू प्रिज्म, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं है। a2 इज एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू प्रिज्म, a1 इज एक्सेलरेशन ऑफ प्रिज्म विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, बस इतना ध्यान रखना है। अच्छा चलिए, अब एक बार m2 का FBD बना लेते हैं, एक बार m1 का FBD बना लेते हैं। यहां पे मैं रफ फटाफट से m2 पे लगने वाली फोर्सेस कौन कौन सी होंगी। सबसे पहली बात तो भाई नीचे की तरफ सर लग जाएगा m2g, वेट लग गया इसका। अच्छा, ये एंगल अल्फा है, ये एंगल भी अल्फा हो जाएगा। इस तरफ फोर्स कौन सी लग जाएगी, प्रिज्म और नॉर्मल m2 के बीच में नॉर्मल रिएक्शन लगेगी। और साथ में सोचिएगा, मैं m2 को देख रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू प्रिज्म। अब प्रिज्म खुद ही एक्सेलरेट कर रहा है, तो अगर आप किसी एक्सेलरेटिंग फ्रेम से किसी मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं और उस पर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगाना चाहते हैं तो आपको एक मैथमेटिकल जुगाड़ लगाना पड़ेगा, जिस मैथमेटिकल जुगाड़ का नाम क्या होता है, स्यूडो फोर्स। तो अगर आप m1 पे बैठ के इसको देख रहे हैं तो देखना चाहे तो देख सकते हैं, बट सिंस दिस प्रिज्म इज अ नॉन इनर्शियल फ्रेम, हमें एक स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। और स्यूडो फोर्स की मैग्नीट्यूड कितना होता है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर। मास ऑफ ऑब्जेक्ट m2, एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर क्या भाई, प्रिज्म का एक्सेलरेशन a1 है, तो m2 a1, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ स्यूडो फोर्स। डायरेक्शन क्या होगी, जिधर ऑब्जर्वर जा रहा है उसके अपोजिट, तो ऑब्जर्वर पीछे जा रहा मतलब स्यूडो फोर्स इस तरफ लगेगी। मास ऑफ ऑब्जेक्ट एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर m2 a1, ये हो गया भाई। अच्छा, और अगर हमको देखना है भाई तो अभी क्या करना है, बस इस पे और कोई तो फोर्स नहीं लग रही। अब फोर्सेस के कंपोनेंट ले लीजिए अलोंग द प्रिज्म और परपेंडिकुलर टू द प्रिज्म। अभी देखिए ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा होगा, ये एंगल भी अल्फा होगा। अलोंग द प्रिज्म कौन कौन से कंपोनेंट आएंगे, m2 a1 cos अल्फा, m2 a1 इसका cos वाला कंपोनेंट इधर आएगा, साथ में m2g sin अल्फा प्लस m2g sin अल्फा। और तो कोई फोर्स कंपोनेंट नहीं है, किसका कंपोनेंट आया, m2 a1 का, एक m2g का इस तरफ कंपोनेंट आया, और तो कोई कंपोनेंट नहीं आ रहा है।
और उसके बाद क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे, इस तरफ को एक्सेलरेशन हमको मान रखा है ना, हाँ, तो m2 इंटू a1, दिस इज सपोज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सेकंड इक्वेशन, परपेंडिकुलर टू द प्रिज्म अगर मैं देखूंगा तो नॉर्मल रिएक्शन तो ऑलरेडी परपेंडिकुलर टू द प्रिज्म है, और m2a1 का एक इस तरफ कंपोनेंट चला जाएगा, क्या, m2a1 sin अल्फा, और इस तरफ m2g का कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा, m2g cos ऑफ अल्फा। अब इस तरफ तो कोई मोशन नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर वाली फोर्स कौन सी है, m2a1 sin अल्फा प्लस नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू m2g cos अल्फा। मेरे हिसाब से दोनों इक्वेशन समझ में आ गए होंगे। एक हमने अलोंग द प्रिज्म बनाया, परपेंडिकुलर टू द प्रिज्म बनाया। अच्छा, फाइंड क्या करना है, फाइंड जरूर ध्यान रखिएगा, हमको फाइंड तो a1 ही करना है। अच्छा, अब m1 भी जरा बात कर ली जाए। m1 पे अगर हम बात कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे साथ, m1 पे देखिए, m1 पे, अच्छा एक m1 ये नीचे लग रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन ग्राउंड से लग रहा होगा, n डैश बोल दिया। एक नॉर्मल रिएक्शन कौन है, प्रिज्म ने ब्लॉक पे इस तरफ नॉर्मल रिएक्शन लगाया था, तो ब्लॉक ने भी प्रिज्म पे इस तरफ नॉर्मल रिएक्शन लगाया, जिसको हमने n बोला हुआ है। इसका कंपोनेंट जरा देखिए, ये एंगल अल्फा, ये एंगल अल्फा, ये एंगल अगेन अल्फा, तो n cos अल्फा प्लस m1g मिलकर के नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम द ग्राउंड को बैलेंस कर रहे होंगे। उससे हमारा लेना देना नहीं है, हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स देखना चाहते हैं, तो डेट विल बी n sin अल्फा। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसमें फोर्स लग रही है n sin अल्फा इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन m1 इंटू a1, m1 इंटू a1, दैट इज इक्वेशन नंबर 3। 3 इक्वेशन बन गई। फाइनली हमको चाहिए a1, बट a1 के लिए मुझे जरा देखिए, नॉर्मल रिएक्शन तो पता चले, नॉर्मल रिएक्शन कहां से पता चल जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन हमको दिख रहा है इक्वेशन नंबर 2, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 हम नॉर्मल रिएक्शन को लिख सकते हैं, फ्रॉम 2 हम नॉर्मल रिएक्शन को लिख सकते हैं m2g cos अल्फा माइनस m2a1 sin अल्फा। इस नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू उठा करके इक्वेशन 3 में रखते हैं, m2g cos अल्फा माइनस m2a1 sin अल्फा, और यहाँ पे ये तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू हुई, इनटू sin अल्फा इज इक्वल टू m1a1। अब देखिए a1 चाहिए तो a1 वाले टर्म को एक तरफ कर लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा m2g sin अल्फा cos अल्फा। अब देखिए ये इधर आकर के प्लस में हो जाएगा, a1 कॉमन ले लूंगा, तो a1 कॉमन ले लूंगा तो ये आ जाएगा m1 प्लस m2 साइन स्क्वायर अल्फा। ये क्या आ गया, m2g साइन अल्फा cos अल्फा अपॉन m1 प्लस m2 साइन स्क्वायर अल्फा। ये आ गया एक्सेलरेशन a1, मतलब कि एक्सेलरेशन ऑफ प्रिज्म। हमसे यही पूछा ही था भाई कि आप एक्सेलरेशन ऑफ प्रिज्म बता दीजिए, तो यही था इस सवाल में। फिर से मैं बता देता हूं कि m2 के मोशन को ऑब्जर्व करने के लिए, m2 नीचे आ रहा होगा, इसका नॉर्मल रिएक्शन के एक कंपोनेंट की वजह से ये पीछे जाएगा, क्योंकि ये सारी सरफेसेस फ्रिक्शनलेस है, मतलब ये भी फ्रिक्शनलेस है, यहाँ भी कोई फ्रिक्शन नहीं है, ये पीछे जा रहा होगा। हमने मान लिया ग्राउंड के रिस्पेक्ट में a1 एक्सेलरेशन से, जो कि हमको पता करना था। m2 नीचे भी जा रहा है, पीछे भी जा रहा है, बट प्रिज्म पे अगर बैठ के देखूंगा तो मुझे इसको सिंपल सा मोशन दिखाई दे रहा है नीचे जाता हुआ, बट ध्यान ये देना है कि a2 इज द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू दिस प्रिज्म। तो अगर प्रिज्म पे बैठ के मैं देख रहा हूं तो मुझे सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। सूडो फोर्स मैंने लगाया इसके एमवीडी बनाने पे, ये मास ऑफ द ऑब्जेक्ट m2, एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर a1, डायरेक्शन ऑब्जर्वर के अपोजिट। फिर मैंने दो इक्वेशन, एक अलोंग द प्रिज्म, एक परपेंडिकुलर टू द प्रिज्म बना लिया, और तीसरा इक्वेशन मैंने कहां से बना लिया, इस m1 के हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगने वाली फोर्सेस है। वर्टिकल पे जो फोर्सेस लग रही है n cos अल्फा प्लस m1g n डैश के बराबर होगा, बट स्टिल हमें उससे कोई अभी यहाँ पे नीड उसकी पड़ी नहीं है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस। अच्छा, एक बात और, इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है सेंटर ऑफ मास अप्रोच से भी। चलिए मैं हिंट दे देता हूं, सेंटर ऑफ एक्स डायरेक्शन में सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो सेंटर ऑफ मास शुरुआत में रेस्ट पे है तो लास्ट में भी रेस्ट पे ही रहेगा। इस अप्रोच का यूज करते हुए इस क्वेश्चन को आप ट्राई करिएगा। मैं एक और वीडियो इसी
क्वेश्चन को के लिए लेकर के आऊंगा जिसमें मैं सेंटर ऑफ मास अप्रोच से इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस. थैंक यू.